से दैट कि नॉर्मल रिएक्शन जो है अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, यू नो, और ब्लॉक से नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। उस नॉर्मल रिएक्शन में एक्सल रिएक्शन पेयर्स होंगे, ठीक है, एक्सल रिएक्शन पेयर्स होंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन आपको बताया था n की वैल्यू जो होगी वो इक्वल टू हो जाएगी mg के, तो n इज इक्वल टू mg यू कैन राइट डाउन, ठीक है। ये इसमें इंक जो है वो थोड़ा सा आप फिल अप कर देना। प्लीज कीप साइलेंट, एक उसमें प्रेजेंट नहीं है, अभी स्टॉप कर दीजिए, पॉज कर। डायग्राम विल सी हियर फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, ट्राई टू स्टैंड हियर। तो ये आपका जो है ब्लॉक था, देखा था ना आपने पिछले क्लास में, तो ब्लॉक था, ब्लॉक है वो रेस्ट कर रहा था, कहाँ पे था रखा हुआ, ब्लॉक was kept on a surface, ठीक है, तो सरफेस पे रखा हुआ था, ये आपका सरफेस हो गया, इस पे ब्लॉक रखा हुआ था, तो ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ था। तो ब्लॉक जो है, ब्लॉक के ऊपर अर्थ जो अप्लाई कर रही है क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, तो अर्थ जो है अप्लाई कर रही है नीचे की तरफ mg, तो ब्लॉक के ऊपर mg अप्लाई कर रही है, तो ब्लॉक उसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई करेगा, n, जिसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और n किसके इक्वल हो जाएगा, mg के, ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। तो इसमें होगा आपका फ्री बॉडी डायग्राम में केसेस वाइज हम लोग पढ़ेंगे, केसेस वाइज में केस नंबर 1 होगा कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट इज इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होंगे, व्हेन टू ऑब्जेक्ट इज इन कांटेक्ट, ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, कांटेक्ट में होंगे, उसको हम लोग समझेंगे। दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में होंगे, तो देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गए, इन दोनों में क्या हो गया, कांटेक्ट हो गया, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, पास पास है, और यहाँ से आप फोर्स एक अप्लाई कर रहे हैं, हियर यू आर अप्लाइंग अ फोर्स दैट इज इक्वल टू F, क्लियर है। तो आप क्या कर रहे हैं, F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जब F फोर्स अप्लाई करेंगे तो इन दोनों ब्लॉक में क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और उस एक्सेलरेशन की वजह से उनका मूवमेंट होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट, मूवमेंट होगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की वजह से। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मान लो सपोज फर्स्ट ब्लॉक का मास है m1 एंड दूसरे का मास है m2, तो पूछा जाए कि m1 का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आप बना सकते हैं, m2 का एक्सेलरेशन क्या होगा ये भी आप बता सकते हैं, क्लियर है पॉइंट। तो हम क्वेश्चन के फॉर्म में इसको करेंगे। देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, देखो समझिए, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम अगर m1 का आपको बनाना होगा तो आप समझो, m1 जो है, m1 के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, तो F फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं m1 के ऊपर, यस यस, व्हाट आर यू डूइंग, सी हियर ऑन द बोर्ड। तो m1 क्या है, m1 के ऊपर आप F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना सबको, यस सर। m1 अब आपका ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अब m1 क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा किसके ऊपर, m2 ब्लॉक के ऊपर, तो m2 ब्लॉक के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करेगा तो m2 ब्लॉक भी फोर्स अप्लाई करेगा m1 के ऊपर, अप्लाई करेगा ना, तो m2 फोर्स जो है, m2 जो है वो m1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, कैसा, इसको बोलेंगे रिएक्शन फोर्स, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स, इसलिए कि ये एक्शन इसके ऊपर लगाएगा, तो m2 ब्लॉक जो है उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगा। आई यूज्ड टू से इन माय प्रीवियस क्लास आल्सो एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे आल्सो कि फोर्सेस हमेशा क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो जब m1 फोर्स अप्लाई करेगा m2 के ऊपर, तो m2 भी फोर्स अप्लाई करेगा m1 के ऊपर। दिस पॉइंट इज क्लियर ना टू ऑल ऑफ यू। तो अब देखो ये m2 के द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है मींस बाय m2 m1 के ऊपर, वो आपका क्या हो जाएगा, r, समझ में आया। और इसमें जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो हो जाएगा एक्सेलरेशन, इसी डायरेक्शन में होगा, समझ में आया आपको। तो इसका इक्वेशन जो होगा वो क्या बनेगा, वो इक्वेशन क्या बन जाएगा वो हम लोग देखेंगे। तो इक्वेशन बनेगा आपका F किधर है, राइट वर्ड में है, तो जिधर मोशन होता है उधर ही आपको क्या करना होता है, दिखाना होता है उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो F माइनस R जो है वो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है, ठीक है। तो F माइनस R इज इक्वल टू m1 into a, इसके लिए इक्वेशन ये हो जाएगा, समझ में आया। ये फ्री बॉडी डायग्राम है और इसके लिए इक्वेशन ये हो जाएगा जब दो ब्लॉक कांटेक्ट में होंगे। तो यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में इसी से एक एक पार्ट से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक एक पार्ट से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन एयरफोर्स वगैरह में आता है थोड़ा सा, ठीक है। जो भी लोग एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हैं उनमें आएगा पक्का, ठीक है।
तो ये देखो F माइनस आर इज इक्वल टू M1 इंटू ए। समझ में आया? सेकेंड नंबर पार्ट इज क्लियर है ना सबको? दूसरा नंबर पार्ट इसमें हो जाएगा M2 के ऊपर। M2 का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज योर M2। तो देखो M2 के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है किसके द्वारा? M1 फोर्स अप्लाई कर रहा है, दिस इज योर R2। ये हो जाएगा आपका R, ये भी R रिएक्शन जो है फोर्स अप्लाई कर। तो ये R जो है इसी का एक्शन फोर्स है। इसका M1 का M2 के ऊपर फोर्स लग रहा है एक्शन फोर्स R, तो ये M2 जो है इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रहा था R, जैसा हमने देखा। दिस इज योर R ये है, और इस R की वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और ये किधर जाएगा? राइट वर्ड डायरेक्शन में। इसका इक्वेशन क्या बनेगा? R इज इक्वल टू M2 इंटू A। तो यहाँ से R की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और R की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें रखेंगे तो यहाँ से F या A की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन इज दिस, M1 की वैल्यू आपको दी गई है, M1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 kg। क्लियर है जी? और फ्रिक्शन, ये सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। दिस सरफेस इज फ्रिक्शन लेस, मतलब इसमें फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है। फ्रिक्शन लेस मींस व्हाट? स्मूथ सरफेस। कैसा सरफेस है जी? स्मूथ सरफेस ये दिया हुआ है, दिस इज ए स्मूथ सरफेस। समझ में आया सबको? ये देखो M1 आपका 2 kg है, M2 आपको दिया हुआ है 1 kg, और फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है 60 न्यूटन का। तो आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? R। तो फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक as well as and acceleration produced in the block, समझ में आया? and acceleration produced in the block। मेरे वो एनसीसी में चलेगा, एनसीसी कैंपस। व्हाई? अच्छा, एनसीसी कैंपस। ये समझ में आया ना? क्लियर है? क्या आंसर होगा? कांटेक्ट फोर्स क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्या हो जाएगा? टफ तो नहीं हुआ ना ज्यादा? इजी है ना? यस, एंजॉय दिस पार्ट। ओके, एंजॉय तो करना। फिजिक्स मींस व्हाट? एंजॉयमेंट। देखो M1 M2 क्या हो जाएगा? 2 kg, M2 इज इक्वल टू 1 kg। F कितना हो जाएगा? फोर्स कितना होगा? जो 60 न्यूटन का फोर्स है। क्लियर है पॉइंट ये सबको? F माइनस R इज इक्वल टू M1 इंटू A, R इज इक्वल टू M2 इंटू A। इस पॉइंट इज क्लियर? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे R की वैल्यू? M2 इंटू A। तो अब देखो इसका मास कितना है? 1 kg है, इसका मास कितना है? 2 kg है। तो आप देखो F की वैल्यू कितनी है? 60। तो 60 माइनस R इज इक्वल टू M2 इंटू M1 का मास कितना है इसका? 2, और 2 इंटू A, एक्सेलरेशन मान लेते हैं A। समझ में आया? क्लियर है सबको? यहाँ पे देखो R इज इक्वल टू M2 इंटू A, M1 हो जाएगा A, R की वैल्यू A के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी, तो 60 माइनस A इज इक्वल टू 2A। तो यहाँ से देखो 3A इज इक्वल टू 60, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये आपकी क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। समझ में आया सबको? क्लियर है पॉइंट? तो एक्सेलरेशन कितना है? 620 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप बोलेंगे R मींस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? वो भी 20 होगा, इसलिए कि R इज इक्वल टू A है, तो R जो हो जाएगा वो 20 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, R कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। R इज अ कांटेक्ट फोर्स हियर, तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखना है, ये आपका क्या है? एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। क्लियर है? तो ये केस नंबर 1 था, जब 2 ऑब्जेक्ट क्या होंगे? कांटेक्ट में होंगे। केस नंबर 2 जब 3 ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होंगे। बना सकते हैं ना? तो केस नंबर 2 देखोगे आप, दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2, when 3 objects is in contact, तो 3 ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में होंगे तो देखोगे ये आपका A हो जाएगा ऑब्जेक्ट, दूसरा हो जाएगा B ऑब्जेक्ट, एंड तीसरा हो जाएगा C ऑब्जेक्ट। तो तीनों कांटेक्ट में होंगे और तीनों जो है वो रेस्ट कर रहे हैं किस पे? तीनों रेस्ट कर रहे हैं किस पे? फ्रिक्शन लेस सरफेस पे, मींस स्मूथ सरफेस पे। कैसा सरफेस?
स्मूथ सरफेस। समझ में आया सबको? तो उस केस में देखो क्या, इस केस में फोर्स इसके ऊपर F अप्लाई हो रहा है, F फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा जी? ए ब्लॉक के ऊपर आप F अप्लाई कर रहे हैं, इसका मास मान लेते हैं आप m1, इसका मास मान लेते हैं m2, इसका मास मान लेते हैं m3। क्लियर है जी सबको? तो इसका मास मान लिए m1, ऐसे मान लो इसको अलग से, इसका मास मान लो आप m1, इसका मास मान लो m2 एंड इसका मास आप मान लो m3। क्लियर है? तो मास ए ब्लॉक का कितना है? ए ब्लॉक का m1 है मास, फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है F। देखो ए जो है अप्लाई करेगा किसके ऊपर? बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, और बी भी अप्लाई करेगा ए के ऊपर। तो ये मान लेते हैं बी अप्लाई करेगा ए के ऊपर, दिस इज योर R1, इसलिए कि दो कांटेक्ट फोर्स लगेंगे। एक कांटेक्ट फोर्स ए और बी दोनों ब्लॉक के बीच में लगेगा, एंड सेकंड नंबर कांटेक्ट फोर्स लगेगा आपका बी और सी दोनों के बीच में। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है ना सबको? एक पॉइंट देखो, ये आपका बी के ऊपर, इफ यू टॉक अबाउट द बी पॉइंट, तो बी पॉइंट के ऊपर कांटेक्ट फोर्स ये आर ए लगाएगा R1, और उसके बाद जो है ये सी के ऊपर जो है वो सी लगाएगा, बी के ऊपर ये हो जाएगा R2। और देखो अब इसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो आगे की तरफ होगा एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा a, और इसमें भी एक्सेलरेशन a हो जाएगा। तो इसका इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा? F माइनस R1 इज इक्वल टू m1 into a। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर इक्वेशन। सबको क्लियर है? सेकंड नंबर इक्वेशन इसके लिए क्या होगा जी? R1 माइनस R2 इज इक्वल टू m2 into a। दिस इज योर सेकंड नंबर इक्वेशन सेकंड ब्लॉक के लिए। थर्ड नंबर ब्लॉक के लिए क्या होगा? सी ब्लॉक के लिए ये देखोगे आप, ये हो जाएगा R3, समझ आ रहा है? एक्सेलरेशन R3 नहीं R2 होगा, R2 तो लगेगा इसके ऊपर। R2 कौन लगा रहा है? ब्लॉक बी जो है ब्लॉक सी के ऊपर लगा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका R2। समझ में आया ना? दिस बिकम्स R2, ये हो जाएगा R2 और दिस बिकम्स m3। मास कितना है इसका? m3। एक्सेलरेशन ये है, दिस बिकम्स R2 इज इक्वल टू m3 into a। दिस बिकम्स R2, तो वैल्यू ऑफ R2 इज इक्वल टू m3 into a, तो दिस बिकम राइट। क्लियर है सबको? तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया जब तीन ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होंगे। तो लिख लो इसको जल्दी से फास्ट। सर कैसे लेंगे? बी और सी मिलके दोनों एक फोर्स लगाएंगे। बी सी के ऊपर फोर्स लगाएगा और सी जो है वो बी के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो बी के ऊपर जो देखो ए भी फोर्स लगा रहा है और सी भी फोर्स लगा रहा है, तो ए के द्वारा फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो R1 है बाय ए, एंड द फोर्स अप्लाइड बाय सी ऑन बी इज इक्वल टू R2। दोनों तो दिखाए हुए हैं ना यहाँ पे। सर ए पे सर सी भी तो फोर्स लगा रहा है। ए पे सी कहां से फोर्स लगाएगा? ए से कांटेक्ट में कहां पे है? ए से कांटेक्ट में सी कहां पे है? बी और ए कांटेक्ट में है ना, तो बी फोर्स तो लगा ही रहा है ना R1। इस दोनों का सम अप होगा ना ये R1। समझ में आया? क्लियर है पॉइंट? R1 और R2 की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। M1 M2 की वैल्यू अगर दी गई है, फोर्स की वैल्यू दी गई है, तो आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक ठीक है। लिखो M1 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 kg एंड M3 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 kg एंड ये दिया हुआ है 6 kg M3। ठीक है, आपको M1 दिया हुआ है 2 kg, M2 दिया हुआ है 4 kg, M3 दिया हुआ है आपको 6 kg। फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है 120 न्यूटन का। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा ब्लॉक में वो बताना है, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताने हैं। मींस कांटेक्ट फोर्स जो है R1 R2 की वैल्यू आपको बतानी है। बताइए सब लोग। तो वेट कितना नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी और कर लोगे ना? और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इसमें कितना होगा इन सभी ब्लॉक्स में? सबका एक्सेलरेशन सेम होगा इसलिए कि सभी ब्लॉक क्या है? कांटेक्ट में है। समझ में आया ना? यस, डू इट फास्ट। एफ कितना लग रहा है? डू इट फास्ट। सब लोग फास्ट करेंगे इसको। क्वेश्चंस इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं हमारे। 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकालने का एक और तरीका हुआ, अगर तीनों का एक्सेलरेशन निकालना है तो तीनों को आप एक सिस्टम मान लो। ठीक है, केवल अगर एक्सेलरेशन आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो तीनों को आप एक सिस्टम मान लोगे, तीनों का मास का सम कर दो, और फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू m इंटू ए। डायरेक्टली आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना आपको ये चीजें जो है वो करने की जरूरत नहीं है अगर केवल एक्सेलरेशन पूछा जाए तो। लेकिन अगर नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है तब आपको ये चीज करनी है। तो केवल एक्सेलरेशन बताने के लिए क्या करोगे आप? तीनों का सम कर दो मास का। ठीक है, तो ये तीनों को क्या करना है? आपको एक ऑब्जेक्ट मान लेना है।
ठीक है, तो तीनों को कंसीडर कर लो एक ऑब्जेक्ट, ही फिजिक्स में होता है, ठीक है। तीनों को आप एक ऑब्जेक्ट मानेंगे तो इसका मास कितना है 2 kg, इसका बी का मास है 4 kg और सी का मास है 6 kg। तो 2 4 6 और 6 6 12, तो टोटल एक ऑब्जेक्ट आप मान लिया, ए बी सी को मिला के आपने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, टोटल मास कितना हो जाएगा, कैपिटल है कितना हो जाएगा 12 kg, और इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 120 न्यूटन का, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा F इज इक्वल टू m into a, तो 120 इज इक्वल टू 12 into a, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 अपॉन 12 दैट इज इक्वल टू 10, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, डायरेक्टली आपने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे दूसरी तरह से एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट कर सकते थे। समझ में आया सबको? इसमें किसी को डाउट? ओके, ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन, इसको कीजिए। R1 R2 की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट कर लोगे ना। R1 R2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी m3 into a, एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 10 into कितना हो जाएगा 6, तो R2 कितना हो जाएगा 60 न्यूटन। उसी तरह से R2 जब 60 है तो m2 into a आएगा, तो R1 कितना हो जाएगा जी R1 20, R2 हो जाएगा 60 न्यूटन, ठीक है। तो R1 कितना हो जाएगा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू, के दोनों प्लस हो जाएंगे। R2 है 60 प्लस M2 है कितना हो जाएगा, M2 है आपका 4, तो 4 into 10 40, 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100, R1 हो जाएगा 100 न्यूटन, R2 हो जाएगा 60 न्यूटन, R1 100 है, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना हो जाएगा 10। समझ में आया सबको? आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? Okay, do it fast and we will proceed. The next part of this in the next part. In the next part. Not in the next class. Okay? Don't laugh. When two objects is in contact. हाँ जी, अगर स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी देखेंगे, स्प्रिंग फोर्स से भी क्वेश्चन आते हैं, स्प्रिंग फोर्स से क्वेश्चन, और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और आप लिखेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज, देखो जी स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स मींस क्या, जो भी आपके स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस होगा किसी भी ब्लॉक के ऊपर, वो आपको हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स। तो मान लो यहाँ पे आपका दो ब्लॉक रखा हुआ है M1, दिस इज योर M1 ब्लॉक एंड दिस इज योर M2 ब्लॉक, तो यहाँ पे स्प्रिंग होगा, क्लियर है जी? ये हो जाएगा M2 ब्लॉक। इसमें अगर फोर्स देखेंगे स्प्रिंग का, अगर M2 ब्लॉक जो है इसको खींच रहा है, पुल कर रहा है, तो F जो है Fs, स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा Fs, ये होता है K into X, K को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट, K इज इक्वल टू होता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। और X क्या होता है, X जो होता है इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में जो इलोंगेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे X, ठीक है। अगर इसमें इलोंगेशन है मींस स्ट्रेचनेस हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, देखो अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो प्लस के x लिखेंगे। अगर कंप्रेशन हो रहा है मींस अगर यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है स्प्रिंग की, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ रहा है, तो स्ट्रेचिंग जब होगी तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, तो फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा। लेकिन अगर कंप्रेशन होगा तो फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव नेचर का होगा, मींस डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, नेगेटिवली कम हो रहा है, तो आपका माइनस के x हो जाएगा। तो देखो जब भी कंप्रेशन होगा मींस ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है जी। स्प्रिंग में जब आपका कंप्रेशन सॉरी इलोंगेशन हम जब कर रहे हैं, इसकी लेंथ को बढ़ा रहे हैं मींस डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, x पे वो इंक्रीज हो रहा है, और x इंक्रीज हो जाएगा तो F कैसा होगा, F इज इक्वल टू kx, तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर है। इसलिए कि जो इसका इलोंगेशन हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, इसीलिए जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है, इलोंगेशन का जो डायरेक्शन होगा वही स्पेसिंग का भी डायरेक्शन हो जाएगा, क्लियर है। तो इसलिए f ऑफ x क्या हो जाएगा, प्लस के x के इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसको इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई फोर्स अप्लाई करके इसको कंप्रेस करनी है स्प्रिंग को, तो अगर इसमें ये आपका हो जाएगा इलोंगेशन, दिस यू कैन राइट डाउन इलोंगेशन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कंप्रेशन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कंप्रेशन। तो अगर इसमें कंप्रेशन हो रहा है मींस इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर दे रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस x, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स।
समझ में आया? तो क्वेश्चन आपका ये है कि M1 और M2 जो दो ब्लॉक हैं, ठीक है, स्प्रिंग से क्वेश्चन था तो हम आपको स्प्रिंग फोर्स के बारे में बता दिए। वैसे इसका यूज नहीं है इसमें, बट फिर भी स्प्रिंग फोर्स एग्जाम में भी आता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। M1 का मास आपको दिया हुआ है 10 kg, ठीक है जी। M1 का मास आपको दिया हुआ है 10 kg एंड इसका मास दिया हुआ है M2 का 20 kg, ठीक है। फोर्स है 200 न्यूटन का। इन दोनों ब्लॉक को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, ठीक है। मींस M2 ब्लॉक्स को आप पुल कर रहे हैं और M2 ब्लॉक के साथ M1 ब्लॉक जो स्प्रिंग से अटैच है, ठीक है जी, स्प्रिंग से अटैच है। तो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा 20 kg मास का। 20 kg मास का एक्सेलरेशन क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है जी। तो 20 kg मास का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना होगा वो आपको बताना है। और बाकी आपने देख ही लिया, स्प्रिंग का कोई मास नहीं है अपने आप में। स्प्रिंग का यहाँ पे स्प्रिंग कैसी है? मासलेस है। फ्लोर कैसा है? फ्लोर फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है। ये स्मूथ अभी हम लोग मान रहे हैं, स्मूथ फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ मान रहे हैं। और ये आपका कैसा मान रहे हैं? ये मान रहे हैं हम लोग मासलेस। स्प्रिंग जो है वो मासलेस है, क्लियर है। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो होगा वो 20 kg ऑफ ब्लॉक में वो कितना होगा। A इज इक्वल टू व्हाट? इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? सब लोग बताएंगे जी? यस, डू इट फास्ट। आगे आंसर सबका तो देखो समझो यहाँ पे, जब ये इधर इसको फोर्स अप्लाई करेगा तो ये स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। तो ये जो है ब्लॉक स्प्रिंग के ऊपर इधर फोर्स अप्लाई करेगा, रिसीजुअल फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझिए इस पार्ट को। M2 ब्लॉक को आप क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। तो M2 ब्लॉक को जब पुल करेंगे तो स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग M2 ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। अप्लाई करेगा ना किधर की तरफ? इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। समझ में आ रहा है? जो फोर्स अप्लाई होगा स्प्रिंग के द्वारा किसके ऊपर? ब्लॉक के ऊपर, वो इस डायरेक्शन में होगा ना। F2 क्या है? F जो है वो स्प्रिंग के द्वारा फोर्स अप्लाई किया हुआ है किसके ऊपर? इस ब्लॉक के ऊपर। इसलिए कि M2 ब्लॉक को जब आप पुल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में M2 ब्लॉक जो है वो क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और इस फोर्स का नाम होगा F। और F किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। व्हाट अबाउट दिस F? अगर इस F की बात करें आप, इस F के बारे में क्या हो जाएगा? देखो तो ये F जो होगा वो आपका किस डायरेक्शन में हो जाएगा? इधर ही आएगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए कि इसको जो है स्प्रिंग इस ब्लॉक के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा? राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा F। क्लियर है? तो इसका इस स्प्रिंग फोर्स की वजह से इसका क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा किसमें, और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? व्हाट अबाउट दिस? इसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब देखो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे तो 200 माइनस F इज इक्वल टू m इंटू a। तो एक इक्वेशन यहाँ से आएगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। F किधर है? इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इधर कितना है आपका? 200 न्यूटन का है फोर्स और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है? इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? 200 माइनस F इज इक्वल टू m इंटू a। M2 कितना है? M2 है आपका 20 kg, तो 20 इंटू a। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। 200 माइनस है। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट नंबर पॉइंट इज F इज इक्वल टू यहाँ से m1 इंटू a हो जाएगा। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 इंटू a, इसलिए कि इसी डायरेक्शन में होगा। तो सेकंड ब्लॉक का आप बनाएंगे, ये हो जाएगा 10 kg एंड ये हो जाएगा F एंड ये हो जाएगा A। क्लियर है सबको? F equals to 10A। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 इंटू a। F की वैल्यू 10 है इसमें रख दो, तो 200 माइनस 10 इज इक्वल टू 20a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 इज इक्वल टू 200। तो a की वैल्यू हो जाएगी 200 अपॉन 30, ये हो जाएगा 20 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया सबको? आया? इजी है? सर ये स्प्रिंग फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स ही हुआ है। कांटेक्ट फोर्स ही हुआ स्प्रिंग फोर्स। हाँ, स्प्रिंग फोर्स कांटेक्ट फोर्स नहीं है, दूसरा फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स जो है वो दूसरा फोर्स होगा, इलास्टिक फोर्स होगा। यस। देखो
यहाँ पे मासलेस मान रहे हैं, सुनो समझो यहाँ पे, तो ये आपका हो जाता। अब डायरेक्टली इन दोनों का एक सिस्टम अगर मान लेते तो हो जाता, लेकिन देखो स्प्रिंग फोर्स में जनरली हम लोग लेते हैं, अगर इन प्रैक्टिकल लाइफ देखें, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो जब भी स्प्रिंग आपको बीच में रहेगा तो उसके द्वारा दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कभी सेम नहीं हो सकता। अगर इन एक्चुअल लाइफ में देखें, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये इन प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग सही नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ मींस आवर एवरीडे लाइफ में, समझ में आया? अब देखो एवरीडे लाइफ में आपको क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए कि इसका एक्सेलरेशन भी अलग होगा और इसका एक्सेलरेशन भी अलग होगा, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा तो यहाँ से f की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और f की वैल्यू आप फाइंड आउट जब कर लोगे तो इसका भी एक्सेलरेशन निकल आएगा, इसका एक्सेलरेशन a1 हो जाएगा और इसका एक्सेलरेशन a2 हो जाएगा। तो अगर इन प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे आप तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। जब भी स्प्रिंग जुड़ा रहेगा तो दोनों ब्लॉक कभी सेम एक्सेलरेशन नहीं कर सकते। इन प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा अलग अलग एक्सेलरेशन में प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ से अगर a1 आपको 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है तो a1 कितना हो जाएगा, a2 इस सेकंड ब्लॉक के द्वारा सेकंड ब्लॉक पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, कितना हो जाएगा बताओ उस केस में। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम है, यू कैन राइट डाउन 200 माइनस f इज इक्वल टू 20 इंटू 12, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 माइनस 20 इंटू 12 कितना हो जाएगा 240, यानी 40 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। f की वैल्यू 40 न्यूटन जब आ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 4। ये f जो है ना इंडिकेट कर रहा है, ये एक्चुअल में -40 होना चाहिए था, ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है माइनस साइन, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपको लेना है f इज इक्वल टू -40, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें m1a2 तो f की वैल्यू है 40 इज इक्वल टू 10 इंटू a2, तो यहाँ से a2 की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो दोनों में एक्सेलरेशन अलग अलग प्रोड्यूस हो रहा है, देख रहे हैं ना, एक्सेलरेशन अलग अलग प्रोड्यूस हो रहा है, समझ में आया? इसको लिख लो जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, जल्दी से लिखिए इसको। पहले वाली जो इक्वेशन बनी थी तो उसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, क्या उसका आ रहा था 20/3 20/3 आ रहा है सर, उससे भी आ रहा है ना, दोनों को प्लस कर लो और हाँ उसको उससे भी आ जाएगा, जब कांटेक्ट में होंगे तो उससे आ जाएगा। दोनों का एक बॉडी मान लो आप, ठीक है, दोनों का एक बॉडी मान लो और उसके बाद वो कर, लेकिन स्प्रिंग है इसमें बीच में लगा हुआ, ठीक है। देन बी अवेयर ऑफ दैट, इसको जल्दी कीजिए, दोनों एक स्टेट में नहीं, डू इट फास्ट। 200 माइनस f हो जाएगा। जल्दी लिखिए इसको, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग का हम लोग देखेंगे, स्प्रिंग फोर्स हो गया ना, स्ट्रिंग मतलब धागा, धागा में क्या होता है, टेंशन होता है, कौन सा फोर्स बोलते हैं सी, जो दो ब्लॉक के बीच में फोर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। एंड दो अगर ब्लॉक के बीच में स्प्रिंग है उस फोर्स को, स्प्रिंग के द्वारा कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अगर स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग मींस धागा की बात करें, तो उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, टेंशन फोर्स, इसमें बोलेंगे फोर्स इन स्ट्रिंग या फोर्स ऑन स्ट्रिंग, फोर्स ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मींस इसको बोलते हैं धागा, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लॉक ए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लॉक ए इज गिवन ओवर हियर, ठीक है। तो ब्लॉक ए आपको यहाँ पे दिया हुआ है और एक आप इसमें रस्सी रोप बांधे हुए हैं और इसको कोई पर्सन जो है यहाँ पे जैसे आप हैं, ठीक है, आप इसको जो है वो खींच रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है इस ब्लॉक को खींच रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको, आप इसको इस ब्लॉक को खींच रहे हैं, आप इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स अप्लाई करने पे इसमें जो फोर्स प्रोड्यूस होगा इसको बोलते हैं टी, और टी होता है आपका टेंशन फोर्स। क्लियर है सबको जी, दिस इज योर टेंशन फोर्स। इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे टेंशन फोर्स। मान लो इसका जो है इसका मास जो है वो 20 kg है और फोर्स आपने अप्लाई किया 60 न्यूटन का, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ma होता है तो F इज इक्वल टू m इंटू है तो 20 इंटू 3, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है। दूसरा फोर्स ऑन केस नंबर 1 हो जाएगा ये। केस नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 2 अगर आपको ऐसा पूछा जाए
ये आपका सीलिंग है, सीलिंग से रस्सी इस तरह से बांधी गई है, टेंशन ठीक है जी। और ये सीलिंग से ये थीटा एंगल पे है, समझ में आया। और ये भी सीलिंग है, ठीक है, सीलिंग है और सीलिंग से ये इस तरह से बंधा हुआ है और ये भी एंगल कितना है, थीटा। समझ में आ रहा है ये पॉइंट। तो ये सीलिंग से बना हुआ है दोनों, ये रॉक है, ये रॉक है, ये एक रॉक बड़ा हो गया, एक रॉक छोटा हो गया, ठीक है। सर ये टेंशन फोर्स कैसे मतलब क्या होती है? समझिए यहाँ पे रोप इन स्प्रिंग होगा, ये आपका हो जाएगा थीटा एंगल। समझ में आया जी सबको, थीटा एंगल बनाना है, क्लियर है। यहाँ पे एक मास लटका है, मास, तो मास जो है, सुन लो यहाँ पे मास m, तो इस मास को रेस्ट में होने के लिए ऊपर में फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। ये बोल रहा है व्हाट वुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये मास जो है वो रेस्ट में होगा, मतलब मास यहीं पे स्थिर रहेगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, ये m मास नीचे नहीं जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, f की वैल्यू क्या होगी, तो बताइए। तो वो f की वैल्यू क्या हो जाएगी। उसके बाद पूछा जाएगा आपको, सुन लो, उसके बाद आपको पूछा जाएगा टेंशन की वैल्यू क्या होगी। तो ये देखो रोप में टेंशन लग रहा है, इसमें टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा, इसमें टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से टेंशन फोर्स होता है जी। जैसे आप रोप के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करेंगे ना, तो रोप में क्या होगा, खिंचाव आएगा, खिंचाव आएगा ना, तनाव, इसको बोलते हैं टेंशन, तो वो आपका टेंशन फोर्स होता है। जैसे आपको बोला जाता है कि आप टेंशन ले रहे हैं, टेंशन मींस माइंड में उसी से तनाव ले रहे हैं, तनाव उत्पन्न होता है, स्ट्रेस उत्पन्न होता है, समझ में आया, एक तरह का ये टेंशन फोर्स है। तो आपको T की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T फॉर व्हिच द मास m रेस्ट एयर, ठीक है, एयर में ही जो है वो क्या करेगा, रेस्ट करेगा। तो ये आपको बताना है, ये मास m जो है वो रेस्ट करेगा एयर में, उसके लिए T की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, T की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंशन प्रोड्यूस इसमें कितना होगा, दोनों एंगल सेम है, यस। बताइए जी सब लोग। हाँ जी, आ गया, समझ में आ गया ना, ओके, आ गया समझ में, आ गया आंसर। देखो ये आपका थीटा है, ये कितना हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे, तो ये जब थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्लियर है जी। और ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। देखो एक जो है वो इसका t का कंपोनेंट होगा एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, क्लियर है सबको। तो t के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे t का जो है दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, t cos थीटा होगा, क्लियर है। अब देखो t जो है ये ब्लॉक के द्वारा टेंशन फोर्स इधर अप्लाई कर रहा है, लेकिन रोप जो है वो टेंशन फोर्स किधर अप्लाई करेगी, ऊपर की तरफ, तो टेंशन फोर्स एक्चुअल में ऊपर की तरफ होगा। समझ में आ रहा है सबको, टेंशन फोर्स कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, इसलिए कि रोप इसके ऊपर अप्लाई कर रही है ना टेंशन फोर्स, वो आपका टेंशन फोर्स होगा। टेंशन फोर्स किसके द्वारा अप्लाई किया जाता है, रोप के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के, रोप के द्वारा मींस बाय अ रोप ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो किसी भी रोप के द्वारा ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंशन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा टी। समझ में आया सबको। अब ये टेंशन फोर्स जो है देखोगे आप, ये टेंशन फोर्स ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, लेकिन रोप में टेंशन फोर्स कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ। क्लियर है सबको। इसके दो कंपोनेंट होंगे, समझिए इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे ना। तो देखो जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। समझ में आया जी सबको। और ये क्या हो जाएगा, व्हाट अबाउट दिस, दिस इज थीटा, तो ये भी आपका t है, तो ये t का ये कंपोनेंट, तो x एक्सिस के डायरेक्शन में t का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, x एक्सिस के डायरेक्शन में t का कंपोनेंट हो जाएगा t cos थीटा, सबको पता है ना। एंड ये हो जाएगा t cos थीटा। इसका y एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा t cos t sin थीटा, और इस टेंशन का भी हो जाएगा t sin थीटा, तो t sin थीटा प्लस t sin थीटा। समझ में आया, ये कितना हो जाएगा 2t sin थीटा, दिस बिकम्स 2t
साइन थीटा। क्लियर है जी सबको? ये हो जाएगा आपका 2t साइन थीटा। ये क्या है m, इसके ऊपर मास है इसका m, इसके ऊपर फोर्स लगेगा किसके ऊपर, इस मास m के ऊपर mg, इसके द्वारा, अर्थ के द्वारा। ठीक है जी। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा 2t sin थीटा, ये तो t cos थीटा और t cos थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे इफेक्ट को। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो 2t cos थीटा किसके इक्वल, 2t sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, mg के। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप यहाँ पे, mg और ये हो जाएगा आपका 2t sin थीटा। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 2t sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू जी। तो यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी mg अपॉन 2 sin थीटा, mg अपॉन 2 sin थीटा। नेगेटिव साइन सर एक नेगेटिव होगा ना, कहाँ पे नेगेटिव है सर? माइनस है, ऑपोजिट फोर्सेस है ना, कहाँ पे पॉजिटिव? सर mg नीचे जा रहा है, टेंशन ऊपर जा रहा है। हाँ टेंशन ऊपर जा रहा है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा ना, 2t sin थीटा इज इक्वल टू mg होगा ना। नेगेटिव कैसे होंगे, 2t sin थीटा ऊपर की तरफ ये रोप जो है वो ऊपर की तरफ अप्लाई करेगा और नीचे की तरफ ये है, तो इसके इक्वल होगा ना 2t sin थीटा। t के एक्सप्रेशन को दिखाने का डायरेक्शन भी दिखाएंगे उसकी। नहीं डायरेक्शन तो दिखा रहे हैं ना, डायरेक्शन क्या हो जाएगा 2t sin थीटा किसके इक्वल होगा जाएगा, mg के। 2t sin थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है और mg जो है नीचे की तरफ लग रहा है, 2t sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया सबको? क्लियर है? लिख लीजिए, डिफिकल्ट तो नहीं है क्या? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? दो कंपोनेंट का हो इसमें, देखो ये थीटा है, समझ लो इसमें ये t का, ये t इस डायरेक्शन में होगा, t का x एक्सिस के कंपोनेंट क्या हो जाएगा, cos थीटा होता है, t cos थीटा हो जाएगा। ये y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, t sin थीटा। इसका x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, t cos थीटा, और y एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, t sin थीटा। तो t sin थीटा प्लस t sin थीटा दोनों, इस टेंशन का भी हो जाएगा t sin थीटा y एक्सिस के अलोंग, और इस टेंशन का भी y एक्सिस के अलोंग हो जाएगा आपका इस टेंशन का भी t sin थीटा। दोनों को ऐड करेंगे तो 2t sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? mg जो है वो mg फोर्स अप्लाई हो रहा है अर्थ के द्वारा इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो 2t sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, mg के। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg अपॉन 2 sin थीटा। समझ में आया? अब आ गया? समझ में आया? यस क्यू आ गया? कोई डाउट? तो ये असली फिजिक्स है, इसको बोलते हैं रियल फिजिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स का, हां दिस इज कॉल्ड द रियल फिजिक्स ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का इसको रियल फिजिक्स कहा जाता है। लिखिए जल्दी फास्ट। इससे कॉन्सेप्ट जो है ना, आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इवन न्यूमेरिकल फॉर्म में या आपको लैंग्वेज फॉर्म में पूछे जाएंगे इससे क्वेश्चन, तो आप क्लियरली जो उसको आप उसका आंसर सही टिक करके आएंगे। ठीक है, ये सर इजी है, ये सर इजी है। ओके चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस ही हम लोग करेंगे। क्वेश्चंस के ऊपर बेस जो है वो टेंशन्स वगैरह को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को ही देखेंगे। जल्दी कीजिए इसको, सब लोग करेंगे। तो जब दो मासेस अटैच होंगे स्ट्रिंग के थ्रू, वो भी आप करेंगे। 3 मासेस अटैच होंगे स्ट्रिंग के थ्रू, तब भी करेंगे। 2 blocks are attached to a string। 2 ब्लॉक्स हैं स्ट्रिंग से अटैच होंगे, तो उसकी इसमें क्या होगा? देखो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक ब्लॉक हो जाएगा A एंड दूसरा ब्लॉक हो जाएगा B। दोनों क्या है, स्ट्रिंग से अटैच है। ठीक है जी, और दोनों रेस्ट हो रहे हैं किस पे, एक फ्लोर पे। वो कैसा फ्लोर है आपका, स्मूथ फ्लोर है। ठीक है, F आपका जो है F फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, तो F फोर्स जब आप अप्लाई कर रहा है तो इसके द्वारा जो है स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स किधर होगा, राइट डायरेक्शन में। लेकिन ये स्ट्रिंग जो है इसके ऊपर फोर्स कैसे, किस डायरेक्शन में लगाया था, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, फोर्स बाय स्ट्रिंग, the force by a string on the block, वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है जी, तो ये देखो अब स्ट्रिंग इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, राइट वर्ड डायरेक्शन में। ये T जो है टेंशन फोर्स, ये आपका हो जाएगा। अगर इसका मास आपको दिया हुआ है M2 10 kg, ठीक है, या 20 kg, और M1 दिया हुआ है आपका 5 kg, दिस इज योर M2 एंड दिस इज योर M1। ठीक है जी, और इसमें पूछा जाए कि फोर्स जो है, फोर्स आपको दिया हुआ है 20 न्यूटन का, तो आपको बताना है 20 न्यूटन या 60 न्यूटन ले लो, 60 न्यूटन। तो आपको बताना है कि टेंशन इन स्ट्रिंग बताना है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ ब्लॉक। तो A की वैल्यू बतानी है, A की वैल्यू क्या होगी और T की वैल्यू क्या होगी, टेंशन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे आप जी, सिमिलरली फ्री बॉडी डायग्राम। तो B के लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा, ये आपका T हो जाएगा,
और ये हो जाएगा m2 10 kc और ये हो जाएगा आपका कितना f इज इक्वल टू 60 न्यूटन और एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा और ये हो जाएगा t, तो क्या हो जाएगा f माइनस t इज इक्वल टू m2 इंटू a, m2 कितना है 10 इंटू a और f की वैल्यू कितनी है 60 माइनस t, तो t से यहाँ पे दो इक्वेशन आएगा, एक इक्वेशन ये आपका ये आया 60 माइनस t इज इक्वल टू 10 इंटू a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज अगर केवल एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जाए तब तो आपको दोनों ब्लॉक को एक साथ कंबाइन करके और इसका एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट कर लोगे। कैसे? इसका मास है 10, इसका मास है 5, 10 और 5 15, ठीक है, और टोटल फोर्स कितना है 60, तो कंबाइन कर देंगे तो 10 प्लस 5 15, 15 फोर्स है 60, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा। यहाँ से वही आएगा, देख लेना आप। इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे। ये हो जाएगा a, इसका टेंशन हो जाएगा ये एंड दिस बिकम्स 5 kg, ठीक है जी, तो ये भी इधर ही जाएगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस का इधर ही होगा, तो t इज इक्वल टू m1 into a, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू m1 हो जाएगा 5 into a, तो t की वैल्यू 5 पे आ जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हो 60 माइनस 5a इज इक्वल टू 10a, ठीक है, इसमें पुट करेंगे t की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10a प्लस 5a 15a इज इक्वल टू 60, a की वैल्यू हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a की वैल्यू सेम आएगी, और a की वैल्यू जब आ जाएगी तो t की वैल्यू निकाल लोगे आप यहाँ से t is equal to m into a, तो 5 into a की वैल्यू कितनी है 4, टेंशन कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, 5 into 4 कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। समझ में आया सबको? तो 3 मासेस का भी इसी तरह से कर लोगे, है ना, कर सकते हैं ना आप लोग। सर t की वैल्यू अलग अलग नहीं होगी a और b के लिए? किसमें? सर a और b, a और b में ये टेंशन दोनों सेम होगा, जब 3 ब्लॉक एक साथ कांटेक्ट में होंगे तब होगा। देखो केस नंबर 2 होगा, केस नंबर 2 ये क्वेश्चन ये भी आता है आपके एग्जाम में कि दो ब्लॉक के बीच में जो टेंशनल फोर्स होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा, तो सेम होता है। जब ये स्ट्रिंग होता है तो उसके बीच में टेंशनल फोर्स कैसा होगा जी, सेम होगा। ये यहाँ से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट देखोगे आप, दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, ध्यान से देखिए सब लोग, एंड दिस इज ब्लॉक सी, ये आपका हो जाएगा ब्लॉक सी। समझ में आया? अब इसके बाद देखो, अब यहाँ से ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, सी पे आप फोर्स लगा रहे हैं एफ फोर्स लगाएंगे तो सी जो है सी ब्लॉक सी जो है इसके ऊपर क्या लगाएगा फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर स्ट्रिंग के ऊपर कौन सा फोर्स, टेंशनल फोर्स। इसकी वैल्यू आप मान लो तो स्ट्रिंग जो है इसके रिएक्शन फोर्स में टेंशनल फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा T1, तो ये B भी इसके ऊपर T1 अप्लाई करेगा, मींस जो ये स्ट्रिंग है वो B के ऊपर, ब्लॉक B के ऊपर भी T1 फोर्स अप्लाई करेगा। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा T2 एंड ये भी हो जाएगा T2 फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन अलग अलग होगा। क्लियर है सबको जी? अब यहाँ पे आप इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं आप इजीली, फ्री बॉडी डायग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं ना? यस कर सकते हैं, टफ तो नहीं है ना? यस इजी है। तो देखो ए के लिए देखो एक्सेलरेशन इधर ही होगा, एक्सेलरेशन इधर ही होगा जी, समझ में आ रहा है ना सबको? ये हो जाएगा ए एंड दिस इज योर T2 और ये हो जाएगा कितना, इसका मास मान लो आप m1, इसका मास मान लो m2 और इसका मास मान लो m3। क्लियर है जी? तो T2 एक्सेलरेशन भी इसका इधर ही होगा, एक्सेलरेशन तीनों का क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो देखो एक्सेलरेशन जब तक फ्रिक्शन लेस सरफेस है या स्मूथ सरफेस है तब तक जो है इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सेम होगा। क्लियर है जी? तीनों ब्लॉक का देखोगे T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मास आपने माना है m1, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 into a। ये आपका ब्लॉक ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ब्लॉक बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा, ब्लॉक बी के लिए इफ यू टॉक अबाउट ब्लॉक बी, ब्लॉक बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा T2 और m2 इसका मास है, ठीक है, एक्सेलरेशन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m2 into a। ये आपका हो जाएगा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा इक्वेशन, किसके लिए, इसके लिए ब्लॉक बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम। ब्लॉक सी के लिए क्या बनाएंगे आप फ्री बॉडी डायग्राम, ब्लॉक सी में देखोगे F जो है इधर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, T1 आपका फोर्स इधर है, ठीक है, और एक्सेलरेशन इधर है, तो F माइनस T1 इज इक्वल टू m3 into a, दिस इज m3 इज द मास ऑफ सी ब्लॉक। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन क्लियर, इसको लिखिए जल्दी फास्ट। अब इसको फिनिश करते हैं ना, इंक्लाइंड प्लेन लास्ट है, उसके बाद हम फिनिश करेंगे। इजी है ना? आपने लिखना है क्यों? ये ज्ञान जो है ना, ये ज्ञान कभी खाली नहीं जाएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। हम आपको बताएंगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो लास्ट में हम बताएंगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होते हैं। आ रहा है समझ में आपको? यस यू इस कॉन्सेप्ट से जो है ना आप किसी भी दुनिया किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से इतना तगड़ा ये कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, मींस मैकेनिक्स में ये कॉन्सेप्ट अगर आपका सही है तो कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ना मैकेनिक्स का, आप सॉल्व कर देंगे कोई भी क्वेश्चन फ्री बॉडी डायग्राम से। मैकेनिक्स को आप पूरा मैकेनिक्स को ही समझ सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से, शुरू से लेके काइनेमेटिक्स से लेके कहां तक रोटेशन तक चैप्टर तक सब में फ्री बॉडी डायग्राम। वर्क एनर्जी थ्योरम में भी देखोगे वर्क एनर्जी पावर में फ्री बॉडी डायग्राम ही चलता है एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है जी, पूरा और खासकर एनएलएम में आपका चलता है। ठीक है, इसमें टेंशन बहुत डिफरेंट होगा क्या इसमें टेंशन बहुत डिफरेंट होगा, टेंशनल फोर्स डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर आप करना चाहो किसी को अगर जेई एडवांस भी देने का मन है, जेई मेंस भी देने का मन है तो वो भी दे सकते हैं, मतलब अलग से उसको बता सकते हैं। मींस आई वांट टू से टू यू, अगर तो कई बच्चे होते हैं ना कि एमबीए के साथ जो जेई मेंस भी देते हैं एडवांस भी देते हैं, ठीक है, तो वो भी आप दे सकते हैं ये इतना लेवल तक है। चलो इसमें क्या होगा, आपको एससी वर्मा माना जाता है ना फिजिक्स का सबसे अच्छा बुक, क्या माना जाता है पता है, एससी वर्मा एससीबी। उसके बाद कौन सा माना जाता है, डीसी पांडे। उसके बाद आई रोडो सबसे टफ बुक मानी जाती है। आई रोडो तो आपको समझ में नहीं क्वेश्चन क्या है, आई रोडो उसका नाम है, आई रोडो उसका नाम है, आई रोडो इसको लिख लिया सब लोगों ने। आई रोडो फिजिक्स की सबसे इंडिया की है, मानी जाती है, इंडिया की है, फॉरेन राइटर के द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन इंडिया की मतलब इंडिया में आपको मिल जाएगी। और इसमें जो है केवल डिफरेंशिएशन का ही यूज होता है और इंटीग्रेशन का। इसमें क्या होता है ना कि स्मॉल लेंथ dx के ऊपर इसमें क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। हमने 80% इसको सॉल्व किया हुआ है, 80%। इसको जो है इतना इजी नहीं होता सॉल्व करना, बहुत ज्यादा जो है इसमें माइंड अप्लाई करना होता है और बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको इसमें क्लियर होना चाहिए फिजिक्स का, तब जाके आप आई रोडो को सॉल्व कर सकते हैं। एससीबी में आप पूरा नहीं सॉल्व कर सकते, एससीबी तो नॉर्मल बुक माने जाते हैं, जो एससीबी सॉल्व कर लेता है वो क्वालीफाई कर लेता है आईआईटी से। ठीक है, ये बात है और समझ में एंड गेट। ठीक है, आगे देखते हैं जी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज, अब देखो जब भी इंक्लाइंड प्लेन पे होगा, अब पुली से अटैच कर रहे हैं, पुली से हम लोग क्वेश्चंस को अटैच कर रहे हैं। पुली कैसा है, मासलेस है। ठीक है, पुली से मासलेस पुली, ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लोगे ना, इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे कर लेंगे। अब अच्छा एक पॉइंट अब देखिए आप कि लिफ्ट में पुली के पहले लिफ्ट का भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि लिफ्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई एलिमेंट है या पर्सन स्टैंड कर रहा है, तो लिफ्ट जब एक्सेलरेट हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन आया हुआ एलिवेटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखोगे एलिवेटर का क्वेश्चन ऑन एलिवेटर। एलिवेटर में भी 4 आपको केसेस हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी, ए नंबर केसेस है। फर्स्ट नंबर केस, तो फर्स्ट नंबर केस में आपका क्या होगा कि एक्सेलरेशन 0 है। मान लो कि लिफ्ट जो है वो रेस्ट में, आप लिफ्ट में चढ़े और लाइट जो है वो सेटअप हो गई, इलेक्ट्रिक सेटअप हो गई, मींस बिजली जो है वो चली गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक जब सेटअप होगी तो उस केस में क्या होगा, एक पर्सन जो है वो लिफ्ट में यहाँ पे है, दिस इज योर एलिवेटर। एलिवेटर या लिफ्ट बोल सकते हैं आप इसको, एलिवेटर और लिफ्ट। क्लियर है जी सबको। तो यहाँ पे आप जो है एंटर किए और यहीं पे आप स्टॉप हो गए, और यहाँ पे आपको मानना है कि फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द फुट ऑफ द पर्सन। ठीक है जी, सरफेस कैसा है, फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जब भी लिफ्ट जो है, लिफ्ट क्या स्टॉप कर दे, लिफ्ट जो है वो चल नहीं रही, लिफ्ट रुकी हुई है, तो इस केस में इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, लिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जब भी लिफ्ट रेस्ट में होगी तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट। तो लिफ्ट जब रेस्ट में होगी तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब देखो ये जब लिफ्ट रेस्ट में है तो ये पर्सन जो है इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है कैसा फोर्स, mg, इसके ऊपर लिफ्ट के वॉल के ऊपर, लिफ्ट का जो वॉल है, लिफ्ट का जो सरफेस है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा mg। इसका मास होगा इस पर्सन में, मान लेते हैं इस पर्सन का मास है mg, तो ये कैसा, सॉरी मास है m, तो इस फोर्स जो अप्लाई करेगा इसके ऊपर लिफ्ट के सरफेस के ऊपर ये आपका हो जाएगा mg। क्लियर है सबको जी पॉइंट। अब देखो जो ये सरफेस है वो फोर्स अप्लाई करेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा, नॉर्मल फोर्स, दैट वुड बी n, ये हो जाएगा n। तो यहाँ से आपका हो जाएगा n इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन, n इज इक्वल टू mg। n जो होगा वो mg के इक्वल होगा कब, जब लिफ्ट जो है वो स्टॉप, लिफ्ट जब रेस्ट में होगा। ठीक है, तो मैं लिफ्ट इज स्टॉप, यू कैन सी, या व्हेन लिफ्ट हैज बीन स्टॉप लिख लो, हैज बीन स्टॉप। ठीक है, तो लिफ्ट जब स्टॉप, रुका हुआ है,
सेकंड नंबर बी नंबर केस देखेंगे हम लोग। जब लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो आप जो है मान लो सेकंड फ्लोर पे हो, आपको जाना है फोर्थ फ्लोर पे, तो लिफ्ट ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो उस केस में आपके ऊपर कौन कौन सा फोर्स होगा ये देखेंगे, ठीक है। तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है किधर, लिफ्ट का एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स, तो लिफ्ट जो है वो एक एक्सेलरेशन से असेंड कर रहा है, मींस लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है, एक एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, असेंड कर रहा है, मींस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, तो बी नंबर केस इज लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, तो लिफ्ट जो है वो अपवर्ड जा रहा है, तो लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, यू कैन सी। तो लिफ्ट जब अपवर्ड जाएगा तो इसमें आप बैठे हुए हैं, कोई पर्सन जो है लिफ्ट में ही है, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, mg फोर्स किधर होगा, नीचे की तरफ, समझ में आ रहा है जी। और इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी किधर होगा, ऊपर की तरफ mg की वजह से। तो अब इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे आप, फ्री बॉडी डायग्राम, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या लिखेंगे, mg माइनस n इज इक्वल टू na, या ये लिखेंगे ma, n इज इक्वल टू mg माइनस ma, ऐसे लिखेंगे ना। एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ है, किधर एक्सेलरेशन होगा उधर नहीं, तो आपको लिखना होगा एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ है, तो n यानी क्या हो जाएगा, ma ज्यादा होगा, तो n माइनस ma इज इक्वल टू mg, ये लिखना होगा आपको। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है जी, सर लिखो ना, लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बताइए। लिखो तो ये देखो n जो है वो ऊपर की तरफ है, देखो ये पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम देखो आप, दिस इज योर पर्सन, n भी लग रहा है ऊपर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है, mg लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, n माइनस mg इज इक्वल टू m इनटू a, क्लियर है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू mg प्लस कॉमन आ ma, तो m कॉमन हो जाएगा एंड g प्लस a। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन a है तो इस पर्सन का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g प्लस a, इस पर्सन का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g प्लस a, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ पर्सन पूछा जाता है, ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका n is equal to m into g plus a। नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका m into g plus a। और सर नीचे आएगी लिफ्ट तो g माइनस a हो जाएगा, नीचे आएगी लिफ्ट तो g माइनस a होगा, हाँ नीचे आएगी तो g माइनस a होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो g माइनस a माइनस g होगा, ठीक है, तो a माइनस g कर सकते हैं, a यहाँ पे ज्यादा होगा। अब देखो नेक्स्ट सी नंबर केस, सी नंबर केस इज कि व्हेन लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड, लिफ्ट जब नीचे की तरफ जा रही है, व्हेन लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड, when lift is going downward, तो डाउनवर्ड जब जाएगी तो एक्सेलरेशन होगा इस तरह किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यू कैन सी दैट एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, पर्सन यहाँ पे स्टैंड है, ठीक है, तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, क्लियर है जी, mg मास जो है वो नीचे की तरफ लगेगा, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ ही है, तो इसमें इक्वेशन क्या बनेगा, mg माइनस ma is equal to what, n, ठीक है, n is equal to क्या हो जाएगा, mg माइनस a, n is equal to m जो है कॉमन लोगे, दिस बिकम g माइनस a, समझ में आया, g माइनस a, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा होगा, g माइनस a, नेगेटिव हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन आपको पूछा जाता है, समझ में आया, क्लियर है आपको, क्लियर है। अब फ्री फॉल का केस पूछा जाता है, फ्री फॉल का केस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री फॉल का केस मींस जब g एक्सेलरेशन जो होता है वो g के इक्वल हो जाए, मींस कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो g एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है तो वो आपका हो जाएगा फ्री फॉल, मींस उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स आप अप्लाई नहीं कर रहे। जैसे देखो आप ये ऑब्जेक्ट को, सपोज दिस इज अ ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बस इसको ड्रॉप कर रहे हैं लाइक दिस, ये किस स्पीड से गिरेगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका एक्सेलरेशन g के इक्वल होगा, क्लियर है, जिसको बोलते हैं हम लोग कि केस ऑफ फ्री फॉल, दिस इज द केस ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल मींस उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे, ना ही अपवर्ड डायरेक्शन में और ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज द केस ऑफ फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का केस कब होगा, मींस एक्सेलरेशन इसका g के इक्वल कब होगा, जब लिफ्ट का क्या हो जाएगा, लिफ्ट का जो वायर है वो टूट जाएगा, जिससे कनेक्शन है इसका वो टूट जाएगा सपोज, और टूट जाएगा, इसके ऊपर कोई वो नहीं और ये नीचे की तरफ आएगा,
तो ये जी एक्सेलरेशन से आएगा नीचे की तरफ। क्लियर है पॉइंट? तो a इज इक्वल टू जी इस केस में हो जाएगा, a इज इक्वल टू जब g हो जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। और नॉर्मल रिएक्शन जब जीरो होगा तो आप इसमें क्या यहाँ पे टच होके रहेंगे? नहीं, आप कहाँ पे रहेंगे? ऊपर। तो आप जो है वो लिफ्ट के सबसे ऊपर टॉप में टच रहेंगे। ठीक है, आप जो है इसके फ्लोर के ऊपर ना रह के आप कहाँ पे रहेंगे? लिफ्ट के सबसे ऊपर में रहेंगे। तो ये फ्री फॉल का केस है, समझ में आया? तो आपका जो हेड है ना वो इसके लिफ्ट के सबसे अपर पार्ट में टच हुआ रहेगा। क्लियर है? जब लिफ्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से नीचे की तरफ आएगा तब। हाँ, मतलब क्या? तो समझ में आ रहा है ना? ये फ्री फॉल का केस है। इसमें n आपका जीरो हो जाएगा और n जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जब g के इक्वल हो जाएगा तो n जीरो हो जाएगा और ये पर्सन जो है वो ऊपर इसमें टच हो जाएगा। ठीक है, n यहाँ पे जीरो हो जाएगा, n इज इक्वल टू जीरो। नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा तो इस सरफेस को छोड़ देगा और ये जो है वो ऊपर में टच हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और फ्री फॉल का केस काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आता है फ्री फॉल का केस। जब एक्सेलरेशन g के इक्वल होता है तो उसको बोलते हैं केस ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल मींस कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली जो है नीचे की तरफ गिर रहा है, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। सर ये n जो फोर्स है, हाँ, ये वेट भी होगा ना? n फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से, आपके वेट की वजह से ही लगता है। जो आपके बॉडी वेट है ना, बॉडी मास है, उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन लगता है फोर्स, वो रिएक्शन फोर्स है। क्लियर है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। जब अर्थ आपके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है तो अर्थ आपके ऊपर फोर्स कब अप्लाई करेगी? जब आपको जब आपने कुछ मास होगा, कुछ आपका वेट होगा, तभी तो आपके ऊपर अप्लाई करेगी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होगा तो अर्थ उसके ऊपर क्या करेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी और उसके रिएक्शन फोर्स मतलब उसके एक्शन के रिएक्शन पेयर में जो है वो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर, अर्थ के ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगी। क्लियर पॉइंट है?